वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक है टेम्परेचर इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंडीशन पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। देन उसके बाद मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन से फॉग की फॉर्मेशन होती है और विंटर्स में जब फॉग स्मोक के साथ मिलती है, ये स्मोक कौन सी हो सकती है, उसमें ऐसे वेहिकुलर स्मोक हो सकती है, उसमें सल्फ़र ऑक्साइड्स हो सकते हैं, निट्रस ऑक्साइड्स हो सकते हैं, इनके साथ मिलकर ये स्मोग की फॉर्मेशन करती है। अब ये स्मोग दिल्ली में बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कॉज है। इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, एक्सीडेंट इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन उसके बाद इससे ब्रीदिंग इश्यूज़ आते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है क्योंकि स्मॉग की फॉर्मेशन इनडायरेक्टली टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड है। सो मेंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगर टेम्परेचर इन्वर्जन को देखें तो ये क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज में ये नॉर्मल लैप्स रेट का रिवर्सल है। हमने ट्रोपोस्फियर में क्या देखा था कि टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर 1 किलोमीटर पर डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर राइज़ कर रहा है विद ऑल्टीट्यूड ट्रोपोस्फियर में, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये फिनोमिना कि टेम्परेचर अब राइज़ कर रहा है ऑल्टीट्यूड के साथ, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। इस नेगेटिव लैप्स रेट को ही क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये कंडीशन मैक्सिमम विंटर्स के में होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की। इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंडीशंस को हम डिटेल में इनकी टाइप्स के साथ ही देख लेंगे, जैसे कि लॉन्ग विंटर नाइट्स, स्टिल एंड काम कंडीशंस, ये एयर की मूवमेंट से रिलेटेड है, एयर फास्ट है या फिर स्लो है। देन उसके बाद कोल्ड ग्राउंड सरफेस एक नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर स्काइज होने चाहिए, मतलब कि क्लाउड्स नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद जो सरफेस की एयर है वो ड्राई होनी चाहिए, मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर इन्वर्जन की टाइप्स हैं, 2 टाइप की हैं ये, एयर ड्रेनेज टाइप या जिसको हम एडवेक्शनल टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं। एडवेक्शन का मैंने बताया था पहले ही कि अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है एयर की तो उसको हम बोलेंगे एडवेक्शन, और अगर उसकी वर्टिकल मूवमेंट होगी एयर की तो उसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन। तो अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर की तो उस केस को हम बोलते हैं एडवेक्शनल टेम्परेचर इन्वर्जन। इसी को ही हम वैली इन्वर्जन भी बोलते हैं या फिर एयर ड्रेनेज टाइप भी बोलते हैं। देन सेकंड आती है ग्राउंड और सरफेस इन्वर्जन, जिसमें एयर की कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको हम नॉन एडवेक्शनल टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं। अब ये सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, उनको हम इन टाइप्स के साथ ही देख लेना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड इन्वर्जन टेम्परेचर इन्वर्जन की, तो मैंने क्या बताया कि इसके लिए लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए और कोल्ड ग्राउंड सरफेस चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन हम देख लेंगे ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स का अगर हम वेदर देखें तो उसमें क्या होता है कि जो डेज़ होते हैं उनकी ड्यूरेशन जो होती है वो शॉर्ट होती है, और जो नाइट्स होती हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग होती है। अब हमें ये भी पता है कि डे टाइम में सोलर इंसोलेशन होती है, विंटर्स में तो ऑलरेडी सोलर इंसोलेशन कम होती है क्योंकि सन हमें कम ही देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर सोलर इंसोलेशन होगी तो कुछ ना कुछ हीट, हमारी जो अर्थ है वो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एमिट करेगी स्पेस में। तो वो कब होता है, वो नाइट टाइम में और मॉर्निंग टाइम में होता है। लेकिन अब क्या है कि जो नाइट्स हैं वो लंबी हैं एज़ कम्पेयर टू डेज़। तो क्या हो रहा है कि अगर अर्थ की सरफेस पर सन की इंसोलेशन आ रही है, वो तो कम ड्यूरेशन के लिए आ रही है, सरफेस जो है अर्थ की वो कम ड्यूरेशन के लिए हीट हो रही है। लेकिन जैसे ही नाइट टाइम आया तो अर्थ ने इसको स्पेस में एमिशन करना स्टार्ट कर दिया इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस का। बट क्योंकि अब जो नाइट्स हैं वो लंबी हैं तो अर्थ को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपनी हीट रिलीज़ करने का टाइम मिल गया। अब जितना ही ज़्यादा वो हीट रिलीज़ करेगी नाइट टाइम में, फिर उसको मॉर्निंग टाइम भी मिल जाएगा, तो इसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगी उतना क्या उसका टेम्परेचर कम होगा। तो जो अर्थ की जो सरफेस होगी या फिर ग्राउंड होगी
वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि विंटर्स में ये ज़्यादा हीट को रिलीज़ कर रही है। अब ये क्या हुआ, ये वाला सरफेस जो था अर्थ का, ये ग्राउंड सरफेस था, उसका क्या हुआ, वहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई एयर पार्सल है या फिर कोई एयर है, तो ये क्या है, ये एयर जो है वो इस ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, ये भी ठंडी हो जाएगी, इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो अगर ये कोई लेयर इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है जो कि ऑलरेडी बहुत ठंडी है, इसका टेम्परेचर, इस लेयर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है, अब इन लेयर का क्या ग्राउंड की सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट है? नहीं, इनके साथ इसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो जैसे जैसे अब क्या होगा, हाइट इंक्रीज़ होगी या फिर ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा, ये जो अपर लेयर्स होंगी इनका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करता रहेगा। मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन ये होगा कि जो ग्राउंड और जो ये वाली लेयर होगी, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लेयर है, उस लेयर का और इन लेयर का जो अगर कंपैरिजन करेंगे, तो जो ऊपर वाली लेयर्स होंगी उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यही फिनोमिना है टेम्परेचर इन्वर्जन का, कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, रादर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है विद हाइट और विद ऑल्टीट्यूड। इसी को ही हम बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, और ये फिनोमिना क्या हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। इस टेम्परेचर इन्वर्जन से आगे फॉग की फॉर्मेशन होती है। फॉग के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो ग्राउंड लेयर्स होनी चाहिए एयर की, वहाँ पर कोल्ड एयर हो, और जो ऊपर वाली एयर हो वहाँ पर वार्म एयर होनी चाहिए। क्योंकि अगर फॉग को देखें तो फॉग एक लो लेवल क्लाउड है ये भी क्लाउड ही, बट ये लोअर लेवल्स पर क्लाउड है। तो अगर हमें क्लाउड की फॉर्मेशन चाहिए तो क्या होता है, उसके लिए कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर्स की, और जब उस क्लाउड की वाटर को होल्ड करने की, उन वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी जब वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उस केस में वो एज रेनफॉल नीचे आ जाता है, तो प्रेसिपिटेट करता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नीचे वाली लेयर्स पर ही टेम्परेचर कम है, पहले तो क्लाउड की फॉर्मेशन में क्या था कि अपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम था हाइट के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर कंडेंसेशन हो रही थी। अब तो सिनेरियो क्या बन चुका है कि नीचे वाली लेयर्स में ही टेम्परेचर कम है, तो ऐसा नहीं होगा क्या कि यहाँ पर जो वाटर वेपर होंगे उनको अगर कोई सरफेस मिल जाएगी तो वो कंडेंस हो जाएंगे, इस एरिया के ही वाटर वेपर जो होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे। तो कंडेंस होकर ये क्या करेंगे, हैवी हो जाएंगे, तो ये इसी एरिया पर राइज़ नहीं करेंगे, अब ये इसी एरिया पर ही वो फॉग की फॉर्मेशन कर देंगे या फिर एक लो लेवल क्लाउड की फॉर्मेशन कर देंगे। ये तो हमारा हो गया कि फॉग का फॉर्मेशन टेम्परेचर इन्वर्जन से हो रहा है। दो कंडीशन हमारी क्लियर हो गई हैं कि लॉन्ग विंटर नाइट्स चाहिए, और दूसरी कंडीशन हो चुकी है कि कोल्ड ग्राउंड सरफेस चाहिए। अब थर्ड कंडीशन अगर देखें तो क्या है, स्टिल एंड काम कंडीशन। स्टिल एंड काम कंडीशन का मीनिंग क्या है, स्टिल एंड काम कंडीशन चाहिए हमें। ये चीज़ किससे रिलेटेड है, एयर की मूवमेंट से। ऐसा क्यों है कि अगर टेम्परेचर सिनेरियो चाहिए हमें, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन होनी चाहिए, तो उस केस में एयर की मूवमेंट या फिर एयर की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ये एयर मूवमेंट कम होनी चाहिए। दैट इज़ जो वेदर होगा वो वेदर कंडीशंस काम होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों है कि अगर जो विंड होगी, अगर विंड की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो ये क्या करेगी, जो ऊपर वाली वार्म एयर और जो नीचे वाली कोल्ड एयर थी इन दोनों को मिक्स कर देगी। अगर इसने मिक्स ही कर दिया तो वहाँ पर तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन रह ही नहीं जाएगी ना। उसके लिए तो हमें नीचे वाली लेयर्स कोल्ड चाहिए, टेम्परेचर नीचे कम चाहिए, और ऊपर टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर इस वार्म और कोल्ड एयर का मिक्स ही हो गया तो वहाँ पर तो कैसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन होगी। तो इसीलिए काम एयर चाहिए। इस चीज़ को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे वैली और लैंड ब्रीज में मैंने बताया था कि कोस्टल एरियाज़ में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो वो कैसे रहता है, इस एयर मिक्सअप की वजह से ही रहता है। जो सी की साइड से कोल्ड एयर आ रही है और जो लैंड की साइड से वार्म एयर आ रही है, इन दोनों का मिक्सअप हो जाता है अगर विंड की वेलोसिटी हाई हो जाती है। इनका मिक्स होने की वजह से ही टेम्परेचर वहाँ पर कोस्टल एरियाज़ पर मॉडरेट हो जाता है। तो सेम कंडीशन अगर यहाँ पर भी सोचें हम, तो अगर हाई विंड वेलोसिटी की वजह से इस वार्म और कोल्ड एयर का मिक्सअप हो गया तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, मॉडरेट हो जाएंगी। और टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए तो हमें नीचे कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। देन उसके बाद आती है
फोर्थ कंडीशन, क्लियर स्काई होना चाहिए, दैट मीन्स कि क्लाउड्स नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों है? मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या ज़रूरी है? लॉन्ग नाइट्स, विंटर नाइट्स। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा ड्यूरेशन होगी अर्थ के पास तो वो जल्दी इस हीट को रिलीज़ कर देगी। ये अगर सन की इंसोलेशन है, उसके पास लॉन्गर ड्यूरेशंस है, तो उसने इस हीट को जल्दी रिलीज़ कर दिया। लेकिन अगर हम ये सोचें कि यहाँ पर तो क्लाउड्स हैं, और मैंने ये भी बताया था कि क्लाउड्स के पास हाई एल्बिडो होता है, और अगर क्लाउड के पास हाई एल्बिडो है तो इट मीन्स कि उनके पास से रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करने की कैपेबिलिटी है। तो वो क्या करेगी? अर्थ तो अपनी हीट एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, लेकिन यहाँ पर आ गए क्लाउड्स, स्काई क्लियर नहीं है, तो क्लाउड्स क्या करेंगे? इस रेडिएशन को फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर इससे क्या होगा? अगर ये रेडिएशन अर्थ की सरफेस के बाद की साइड वापस आ गई तो यहाँ पर तो फिर से टेम्परेचर राइज़ करना स्टार्ट कर देगा ना। तो अगर टेम्परेचर राइज़ कर गया तो ये तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड के पास ही ऑलरेडी टेम्परेचर राइज़ कर गया। हमें तो ग्राउंड के पास कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन है? और कि क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउडी एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। देन लास्ट कंडीशन है कि ड्राई एयर होनी चाहिए नियर द सरफेस। ये ऐसा क्यों है? अगर ये अर्थ की सरफेस है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो एयर पार्सल है वो मोइस्ट एयर पार्सल है। मोइस्ट एयर पार्सल होने का मतलब क्या है? कि इसमें वाटर वेपर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ड्राई एयर नहीं है सरफेस के पास, मॉइस्ट एयर है, और मॉइस्ट एयर के पास जो मॉइस्चर होगा वो ज़्यादा होगा। मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसके पास वाटर वेपर भी ज़्यादा है। तो जब मैंने एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन को बताया था तब मैंने ये भी बताया था कि उसमें वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो एक ग्रीन हाउस गैस की जैसे भी काम करते हैं। इनका इम्पैक्ट ऑब्वियसली कम होता है, बट ये वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो अगर ये ग्रीन हाउस गैस है, मॉइस्ट एयर है, तो ये क्या हीट को रिटेन करके नहीं रखेंगे? इन्होंने तो हीट को रिटेन कर लेना है। तो ग्राउंड के पास तो टेम्परेचर इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से या फिर वाटर वेपर की वजह से टेम्परेचर यहाँ तो ग्राउंड के पास ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन तो रह ही नहीं जाएगी। सो ये सारी की सारी कंडीशंस हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए हमें सबसे पहले तो लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए, स्टिल काम कंडीशंस चाहिए, कोल्ड ग्राउंड सरफेस चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, और ड्राई एयर होनी चाहिए सरफेस के पास। तो इसके साथ ही हमारा ये ग्राउंड और सरफेस इन्वर्जन भी कवर हो जाता है, क्योंकि इसी से रिलेट करके मैंने सारी की सारी कंडीशंस को बता दिया था। देन नेक्स्ट आती है हमारी एडवेक्शनल टेम्परेचर इन्वर्जन। एडवेक्शनल है तो यहाँ पर क्या है कि एयर की मूवमेंट होगी हॉरिजॉन्टल। देखिए जो ग्राउंड इन्वर्जन हो रही थी, क्या उसमें कोई एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही थी? क्या कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रही थी ना, तो इसीलिए इसको नॉन एडवेक्शनल बोलते हैं। लेकिन एडवेक्शनल में क्या है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी या फिर एयर की सिंपली मूवमेंट ही होगी, तो इसीलिए ही इसको एयर ड्रेनेज टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर ड्रेन करेगी, एक साइड से दूसरी साइड तक एयर ड्रेन करेगी। तो इसको अगर सेकंड को देखें हम, सेकंड कौन सी थी हमारी? वैली इन्वर्जन, या फिर इसको एयर ड्रेनेज टाइप भी बोलते हैं। वैली इन्वर्जन है मतलब कि कोई माउंटेन एरिया है, अगर ये कोई माउंटेन एरिया है, ये माउंटेन एरिया में ही ज़्यादा होगी, ये वैली एरिया और ये माउंटेन की पीक। विंटर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर कंडीशंस, कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर कम है, जो एयर होगी वो डेंस होगी, और अगर एयर डेंस है तो वो क्या करेगी? सिंक करेगी। अगर माउंटेन की पीक पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो ये एयर क्या होगी? ये एयर हैवी होगी। ये एयर अगर हैवी है तो ये नीचे सिंक करेगी, ये हमने ऑलरेडी भी देखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि एयर की मूवमेंट हो रही है, एयर की मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ इट मीन्स कि ये क्या है? एक एडवेक्शन टाइप है। अब यहाँ की एयर जो है वो वार्म एयर है एज़ कम्पेयर्ड टू दिस एयर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं
वो लोअर लेयर्स पर ज़्यादा ट्रैप्ड रहती हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी होंगी। तो जो यहाँ की एयर है इनका रिलीज़ कम होगा, जो ऊपर वाली लेयर्स की यहाँ की एयर है उसका तो फ्लो हो रहा है, वो तो नीचे को हैवी होकर आ रही है, लेकिन जो यहाँ की एयर है वो कहीं अपवर्ड उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज भी ट्रैप्ड है। तो क्या होगा, जो ऊपर की जो कोल्ड एयर आ रही है क्योंकि वहाँ पर क्या था, टेम्परेचर कम था, और जो नीचे थी वो वार्म एयर थी, तो ये कोल्ड एयर क्या करेगी, वार्म एयर के नीचे आके इस्टेब्लिश हो जाएगी और जो वार्म एयर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी उसको थोड़ा सा लिफ्ट कर देगी। तो ये कंडीशन क्या बन गई, ये सेम कंडीशन टेम्परेचर इन्वर्जन की बन गई। क्यों, क्योंकि नीचे कोल्ड एयर है और ऊपर क्या है, वार्म एयर। अब क्योंकि ये कंडीशन जो है ये सेम कंडीशन वैली में बन रही है तो इसीलिए ही इसको वैली इन्वर्जन भी बोल देते हैं। अब हमें ये भी पता है कि अगर नीचे कोल्ड एयर है और ऊपर अगर वार्म एयर है तो इसकी बाउंड्री पर क्या होगी, फॉग की फॉर्मेशन होगी। इसीलिए कभी कभी हम अगर माउंटेन की पीक से या फिर हाइट से अगर वैलीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ही फॉगी एरिया लगता है, तो इसी को ही हम वैली इन्वर्जन बोलते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि जो फॉग होगी वो स्मोक के साथ मिल जाएगी, स्मोक के फॉग की फॉर्मेशन होगी। स्पेशली दिल्ली में क्या होता है कि अगर ये विंटर्स में फॉग बनी हुई है, वहाँ पर सॉक्स हैं प्लस वहाँ पर नॉक्स भी हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से स्मोक आ रही है, वहीकुलर स्मोक आ रही है, तो इनमें अगर ये सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं, निट्रस ऑक्साइड्स हैं, तो फॉग इनके साथ मिलकर क्या बनाएगी, स्मोग की फॉर्मेशन करेगी। ये दिल्ली में कितनी बड़ी पोल्यूशन प्रॉब्लम है हमें ये हर एक विंटर्स में न्यूज़ में पता चलता रहता है। इससे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हो जाते हैं वो। सेकेंड चीज़, इससे ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन। थैंक यू।